तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, संघ यानी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा क्या तय हुई? इस पर क्या सहमति बनी? यहाँ अनुच्छेद 343 सामने आता है। इसमें साफ कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। वही लिपि जिसमें हम आज हिंदी, मराठी, नेपाली जैसी कई भाषाएं लिखते हैं। हिंदी और देवनागरी, ये तो स्पष्ट है। हाँ, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बारीक बात भी है, अंकों को लेकर। ये तय हुआ कि सरकारी कामकाज के लिए जो अंक इस्तेमाल होंगे वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होंगे, यानी 1, 2, 3 वाले अंक। अच्छा। न कि देवनागरी के पारंपरिक अंक जैसे 1, 2, 3। अच्छा, तो हिंदी को मुख्य भाषा चुना गया, पर अंकों में अंतर्राष्ट्रीय रूप अपनाया गया। ये शायद एक तरह से व्यापक स्वीकार्यता बनाने की कोशिश थी। हाँ, कह सकते हैं। पर उस वक्त तो सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का बोलबाला था। उसका क्या हुआ? क्या उसे एकदम से हटा दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान निर्माता इस जमीनी हकीकत से पूरी तरह वाकिफ थे। इसलिए अनुच्छेद 343 में ही ये व्यवस्था की गई कि संविधान लागू होने के बाद पहले 15 सालों तक, मतलब मोटे तौर पर 1965 तक, अंग्रेजी भाषा भी उन सभी सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल होती रहेगी जिनके लिए वो पहले से हो रही थी। अच्छा। इसे एक तरह का संक्रमण काल या ग्रेस पीरियड समझ सकते हैं। 15 साल का बफा पीरियड, ताकि बदलाव अचानक न हो बल्कि धीरे धीरे आए। पर क्या इन 15 सालों के दौरान हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का भी कोई इरादा था या सिर्फ अंग्रेजी ही चलनी थी? इरादा बिल्कुल था। इसी अनुच्छेद में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि वे इस 15 साल की अवधि के दौरान भी आदेश निकालकर कुछ खास सरकारी कामों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग, अच्छा, और अंतर्राष्ट्रीय अंकों के साथ साथ देवनागरी अंकों का प्रयोग भी शुरू करवा सकते हैं। और 15 साल बाद क्या ये मान लिया गया था कि 1965 के बाद अंग्रेजी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और सिर्फ हिंदी रहेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं था। यहीं पर संविधान का लचीलापन दिखता है। अनुच्छेद 343 में ही संसद को ये शक्ति दी गई कि वो 15 साल की अवधि बीत जाने के बाद भी कानून बनाकर अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग कुछ खास प्रयोजनों के लिए जारी रख सकती थी। अच्छा, तो ये दरवाजा खुला रखा गया था, मतलब संविधान ने खुद ही ये मान लिया था कि हो सकता है 15 साल काफी ना हो और अंग्रेजी की जरूरत आगे भी बनी रहे। सही समझे। ये इस बात का संकेत है कि संविधान निर्माता इस मुद्दे की पेचीदगी को समझते थे और कोई कठोर समय सीमा थोपना नहीं चाहते थे। सही। और इसी प्रावधान का इस्तेमाल करके बाद में संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया, जिसने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को भी सरकारी कामकाज में अनिश्चित काल के लिए जारी रखा। तो ये व्यवस्था काफी व्यवहारिक लगती है। अब ये कैसे तय होता कि हिंदी का प्रयोग कितना आगे बढ़ रहा है या इसमें क्या मुश्किलें आ रही हैं? क्या इसकी निगरानी या समीक्षा का कोई तरीका बनाया गया था? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए अनुच्छेद 344 में एक विस्तृत व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 साल बाद और फिर उसके 10 साल बाद एक राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। एक आयोग? इसमें कौन लोग शामिल होने थे? क्या ये सिर्फ हिंदी के विशेषज्ञ होते? नहीं, यही इसकी खासियत थी। इस आयोग में एक अध्यक्ष तो होते ही, साथ में भारत की उन विभिन्न प्रमुख भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भी होने थे, जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची, ये वही सूची है जिसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की प्रमुख भाषाओं के नाम हैं, जैसे असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी। हाँ, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और बाद में इसमें और भी भाषाएं जोड़ी गईं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि आयोग का स्वरूप समावेशी रखने की कोशिश थी, ताकि ये सिर्फ किसी एक भाषा का पक्ष लेता हुआ न दिखे। इसमें देश की भाषाई विविधता की झलक थी। हाँ, बिल्कुल सही। समझ गया। तो इस बहुभाषी आयोग का काम क्या था? इसका मुख्य काम था राष्ट्रपति को सिफारिशें देना। किन चीजों पर? जैसे सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे कैसे बढ़ाया जाए, सरकारी कामों में अंग्रेजी के प्रयोग पर क्या और कैसे सीमाएं लगाई जाएं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कामकाज की भाषा क्या हो, अच्छा, सरकारी कामों में अंकों का कौन सा रूप इस्तेमाल हो, केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस में चिट्ठी पत्री किस भाषा में हो, इन सब मुद्दों पर आयोग को अपनी राय देनी थी। ये तो काफी अहम जिम्मेदारियां थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या इस आयोग का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ ये देखना था कि हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या उसे कुछ और बातों का भी ध्यान रखना था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है
और इसका जवाब संविधान के संतुलन साधने वाले नजरिए को दिखाता है। हाँ। अनुच्छेद 344 में साफ साफ लिखा है कि आयोग को अपनी सिफारिशें करते समय सिर्फ हिंदी के प्रसार को ही नहीं देखना है। उसे भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का भी ध्यान रखना होगा। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों से नहीं हैं, सरकारी नौकरियों और सेवाओं में उनके न्यायसंगत दावों और हितों का भी पूरा ध्यान रखना होगा। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब संविधान ने खुद ही ये सुनिश्चित किया कि भाषा के नाम पर देश की तरक्की या किसी भी नागरिक समूह के हितों की अनदेखी न हो। ये तो एक तरह का बिल्ट इन सेफ्टी वॉल्व या सुरक्षा कवच लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि लक्ष्य संतुलन बनाना था, किसी एक भाषा को दूसरों पर थोपना नहीं। और बात यही खत्म नहीं होती। इस आयोग की सिफारिशों पर सीधे अमल नहीं होना था। अच्छा, तो फिर क्या होता था? अनुच्छेद 344 में ही ये प्रावधान था कि आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए संसद के सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। इसमें लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते। यानी संसद की एक संयुक्त समिति। हाँ, इस समिति का काम था कि वो आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों को बारीकी से परखें और फिर उन पर अपनी राय देते हुए एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे। तो प्रक्रिया ये हुई, पहले विशेषज्ञों और विभिन्न भाषा प्रतिनिधियों का आयोग सिफारिशें देगा, फिर संसद की समिति उन सिफारिशों की जांच करेगी और अपनी राय देगी, और तब जाकर राष्ट्रपति समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अंतिम निर्देश जारी करेंगे। जी, काफी सोच समझकर कई स्तरों पर जांच परख के बाद ही कोई फैसला लेने की व्यवस्था बनाई गई थी। निश्चित रूप से ये एक चरणबद्ध और विचार विमर्श पर आधारित प्रक्रिया थी, ताकि भाषा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई भी कदम बहुत सावधानी से उठाया जाए। ये तो हुई संघ यानी केंद्र की बात, लेकिन भारत तो राज्यों का संघ है। हर राज्य की अपनी भाषा, अपनी पहचान है। राज्यों को अपनी भाषा चुनने के मामले में संविधान ने कितनी स्वतंत्रता दी? इसके लिए हमें अनुच्छेद 345 देखना होगा। ये अनुच्छेद राज्यों के विधानमंडलों को ये अधिकार देता है कि वे कानून बनाकर अपने राज्य में इस्तेमाल होने वाली कई भाषाओं में से किसी एक या एक से ज्यादा भाषाओं को या फिर हिंदी को अपने राज्य के सभी या कुछ सरकारी कामकाज के लिए आधिकारिक भाषा के तौर पर अपना सकते हैं। यानी राज्यों को पूरी छूट थी। जैसे पश्चिम बंगाल चाहे तो बांग्ला को, तमिलनाडु चाहे तो तमिल को, पंजाब चाहे तो पंजाबी को। बिल्कुल, उन्हें ये चुनने का अधिकार दिया गया, लेकिन इसमें एक शर्त भी थी। क्या? वो ये कि जब तक राज्य का विधानमंडल ऐसा कोई कानून बनाकर अपनी राजभाषा तय नहीं करता, तब तक उस राज्य के भीतर सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग वैसा ही जारी रहेगा जैसा संविधान लागू होने से पहले हो रहा था। अच्छा, तो या तो राज्य अपनी भाषा चुने या फिर अंग्रेजी जारी रहेगी जब तक वैसा नहीं करते। जी हाँ। अब एक और सवाल, अगर एक राज्य को दूसरे राज्य से बात करनी हो या किसी राज्य को केंद्र सरकार से बात करनी हो, तो आपसी संवाद या चिट्ठी पत्री किस भाषा में होगी? इसका जवाब अनुच्छेद 346 में है। इसके अनुसार जो भाषा उस समय केंद्र सरकार के आधिकारिक कामकाज के लिए तय की गई है, मतलब शुरुआत में अंग्रेजी और बाद के प्रावधानों के तहत हिंदी और अंग्रेजी, हाँ, वही भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच और किसी राज्य और केंद्र सरकार के बीच पत्राचार की आधिकारिक भाषा होगी। लेकिन मान लीजिए 2 पड़ोसी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और वे दोनों आपस में हिंदी में ही संवाद करना ज्यादा पसंद करते हों, क्या वे ऐसा कर सकते थे, भले केंद्र में उस समय अंग्रेजी प्रमुख हो? हाँ, इसकी भी गुंजाइश रखी गई थी। अनुच्छेद 346 में ये लिखा है कि अगर 2 या ज्यादा राज्य आपस में ये समझौता कर लें कि उनके बीच चिट्ठी पत्री की भाषा हिंदी होगी, तो वे ऐसा कर सकते हैं। ये तो हुई राज्य स्तर की बात। पर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक राज्य के भीतर ही किसी खास इलाके में रहने वाले लोग अपनी स्थानीय भाषा को भी कुछ सरकारी मान्यता दिलवाना चाहते हैं। क्या संविधान में ऐसी स्थिति के लिए भी कोई प्रावधान है? हाँ, और ये अनुच्छेद 347 एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण प्रावधान है। ये कहता है कि अगर किसी राज्य की आबादी का एक पर्याप्त हिस्सा, मतलब सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन, ये मांग करता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को भी राज्य द्वारा मान्यता दी जाए। अच्छा। और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हों कि हाँ, ऐसी मांग जायज है और ऐसा करना जरूरी है, तो वे निर्देश दे सकते हैं कि उस भाषा को भी उस राज्य में या राज्य की किसी हिस्से में
उन सरकारी कामों के लिए आधिकारिक मान्यता दी जाए जो राष्ट्रपति तय करें। वाह, ये तो बहुत आगे की सोच लगती है। मतलब ये सिर्फ राज्य बनाम केंद्र या राज्य बनाम राज्य का ही मामला नहीं है, बल्कि राज्य के भीतर मौजूद भाषाई समूहों की आकांक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है। निश्चित रूप से ये प्रावधान दिखाता है कि संविधान निर्माता सिर्फ बड़ी भाषाओं के बारे में ही नहीं सोच रहे थे, बल्कि जमीनी हकीकत और स्थानीय भाषाई विविधता के प्रति भी कितने संवेदनशील थे। ये राज्यों के भीतर भी भाषाई लोकतंत्र को मजबूत करने का एक प्रयास था। अब तक हमने संघ और राज्यों की प्रशासनिक भाषाओं की बात की। अब आते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र पर, कानून और न्यायपालिका की भाषा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और विधानसभाओं में कानून बनाने की प्रक्रिया, यहाँ भाषा को लेकर क्या व्यवस्था की गई? ये अनुच्छेद 348 में बताया गया है और ये प्रावधान काफी स्पष्ट और अहम है। इसमें कहा गया है कि जब तक संसद कानून बनाकर कोई और व्यवस्था ना कर दे, तब तक, ध्यान दीजिएगा, जब तक संसद अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक कुछ चीजें अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में होंगी। क्या क्या चीजें? पहली बात, सुप्रीम कोर्ट और देश के हर हाई कोर्ट में सारी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक। दूसरी बात, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल में जो भी विधेयक, बिल्स पेश किए जाएंगे या उनमें जो संशोधन, अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे, संसद या विधानमंडलों द्वारा जो भी अधिनियम, एक्ट्स पारित किए जाएंगे, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जो भी अध्यादेश, ऑर्डिनेंसेस जारी किए जाएंगे, और संविधान या किसी कानून के तहत जारी होने वाले सभी आदेश, ऑर्डर्स, नियम, रूल्स, विनियम, रेगुलेशंस और उपविधि, बायलॉज, इन सब के प्राधिकृत पाठ, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट अंग्रेजी भाषा में होंगे। प्राधिकृत पाठ यानी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट, इसका ठीक मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब है कि अगर किसी कानून का अनुवाद किसी और भाषा में किया भी जाता है तो भी असली कानून अंग्रेजी वाला ही माना जाएगा? बिल्कुल सही समझे आप। कानूनी तौर पर अगर कोई भ्रम या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो अंग्रेजी में लिखे गए पाठ को ही अंतिम और प्रमाणिक माना जाएगा। अच्छा। ये कानूनी स्पष्टता और पूरे देश में एक रूपता बनाए रखने के लिए किया गया था। तो न्यायपालिका और कानून बनाने के क्षेत्र में कम से कम शुरुआती व्यवस्था के तौर पर अंग्रेजी को बहुत केंद्रीय भूमिका दी गई। जी। लेकिन क्या हाईकोर्ट के मामले में इसमें कोई थोड़ी भी रियायत दी गई? मान लीजिए किसी राज्य में ज्यादातर लोग और वकील हिंदी या अपनी क्षेत्रीय भाषा में ज्यादा सहज हों, जी। तो क्या हाईकोर्ट की कार्रवाई में उस भाषा का इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, अनुच्छेद 348 में ही इसकी एक गुंजाइश रखी गई है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पहले से सहमति लेकर उस राज्य के हाईकोर्ट की कार्यवाही में हिंदी भाषा का या उस राज्य के सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल होने वाली किसी दूसरी भाषा का प्रयोग अधिकृत कर सकता है। अच्छा, तो हाईकोर्ट में सुनवाई या बहस हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में हो सकती है अगर राज्यपाल ऐसा चाहें और राष्ट्रपति सहमत हों? हाँ, कार्यवाही हो सकती है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण पेच है, एक शर्त है। अच्छा। क्या? इसी अनुच्छेद में ये साफ कर दिया गया है कि ये छूट हाईकोर्ट द्वारा दिए जाने वाले किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी। ओहो, मतलब सुनवाई भले ही किसी और भाषा में हो जाए, लेकिन जो अंतिम फैसला या आदेश आएगा वो अंग्रेजी में ही होगा। जब तक संसद कोई और कानून ना बना दे, तब तक यही व्यवस्था है, यानी कार्यवाही की भाषा में छूट है पर फैसले की भाषा में नहीं। और एक बात और, अगर कोई राज्य विधानमंडल अपने कानून, नियम आदि अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में बनाता है तो उस राज्य के राजपत्र में राज्यपाल के अधिकार से उसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित करना होगा, अनिवार्य रूप से। हाँ, और वही अंग्रेजी अनुवाद प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। समझ गया। तो कानूनी मामलों में सटीकता और राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता के लिए अंग्रेजी अनुवाद को अनिवार्य रखा गया। ये व्यवस्था वाकई बहुत विस्तृत है। हाँ, इसमें दूरगामी सोच दिखती है ताकि अलग अलग भाषाओं के इस्तेमाल से कानूनी भ्रम की स्थिति न बने। अब संविधान के भाग 17 के अध्याय 4 पर आते हैं, जिसमें कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 349 में भाषा से जुड़े कानूनों के लिए एक खास प्रक्रिया की बात कही गई है, खासकर शुरुआती 15 सालों के लिए। ये क्या था? ये अनुच्छेद 349 एक तरह की सावधानी बरतने की व्यवस्था थी। ये कहता था कि संविधान लागू होने के पहले 15 सालों के दौरान अगर संसद अनुच्छेद 348(1) में बताई गई किसी चीज के लिए,
मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा या कानूनों के प्राधिकृत पाठ की भाषा, कोई बदलाव करने वाला विधेयक या संशोधन लाना चाहती है, हाँ, तो ऐसा कोई भी बिल संसद के किसी भी सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। और ये मंजूरी क्या आसानी से मिल जाती? नहीं, राष्ट्रपति ऐसी मंजूरी देने से पहले अनुच्छेद 344 के तहत बने उस राजभाषा आयोग की सिफारिशों और उस पर बनी संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करते। अच्छा, इसका सीधा सा मतलब था कि भाषा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, खासकर न्यायपालिका और कानून की भाषा के मामले में, शुरुआती 15 सालों में कोई भी बदलाव बहुत सोच समझकर और व्यापक सलाह मशवरे के बाद ही किया जा सकता था, कोई जल्दबाजी में नहीं। ये समझ आता है। एक तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड या अतिरिक्त सुरक्षा उपाय। अब अनुच्छेद 350 पर आते हैं, जो आम नागरिक के अधिकारों से जुड़ा रखता है। इसमें अपनी शिकायतें व्यथा बताने के लिए भाषा के बारे में क्या कहा गया है? ये अनुच्छेद 350 बहुत महत्वपूर्ण है और सीधा आम आदमी से जुड़ा है। ये हर व्यक्ति को, ध्यान दें, हर व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या ना हो, ये अधिकार देता है कि वो अपनी किसी भी शिकायत या तकलीफ के निवारण के लिए संघ यानी केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को उस संघ या राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में अभ्यावेदन यानी रिप्रेजेंटेशन या आवेदन दे सकता है। ये तो वाकई बहुत बड़ा अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को कोई समस्या है तो उसे सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी जानने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। वो अपनी बात उस राज्य में चलने वाली किसी भी भाषा में रख सकता है। बिल्कुल, ये भाषा को बुनियादी प्रशासनिक पहुंच और शिकायत निवारण के अधिकार से जोड़ता है। ये सुनिश्चित करता है कि भाषा किसी के लिए इंसाफ या अपनी बात कहने में बाधा न बने। सचमुच ये प्रावधान लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है। इसके बाद अनुच्छेद 350 क और 350 ख हैं। ये शायद भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े हैं? हाँ, और ये दोनों अनुच्छेद मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1956 में 7वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। अच्छा, ये वो दौर था जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन मुख्य रूप से भाषा के आधार पर हो रहा था और ऐसे में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना बहुत जरूरी समझा गया। तो अनुच्छेद 350 क क्या कहता है? अनुच्छेद 350 क कहता है कि हर राज्य और राज्य के भीतर हर स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगरपालिका या पंचायत का ये प्रयास होना चाहिए कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उनके बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, मतलब प्राइमरी स्टेज पर, उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बच्चों को उनकी माँ बोली में शुरुआती तालीम मिले, ये तो उनकी समझ और सीखने की क्षमता के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। बिल्कुल। क्या केंद्र सरकार इसमें राज्यों की मदद या उन्हें निर्देश दे सकती है? हाँ, इसी अनुच्छेद में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकते हैं जो वे इन सुविधाओं को सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी या उचित समझें। और अनुच्छेद 350 ख किस बारे में है? अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन विशेष अधिकारी का काम होता है कि वे संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो भी सुरक्षा उपाय, सेफगार्ड्स दिए गए हैं, उनसे जुड़े सभी मामलों की जांच करें और उन पर समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट दें। और इन रिपोर्ट्स का क्या होता है? राष्ट्रपति इन रिपोर्ट्स को संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं और संबंधित राज्यों के सरकारों को भी भेजते हैं ताकि उन पर उचित कार्यवाही हो सके। ये दोनों प्रावधान 350 क और 350 ख सुनने में तो भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत मजबूत लगते हैं, खासकर मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा वाला। हाँ, लगते तो है। लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है कि जमीन पर इनका अमल कितना प्रभावी हो पाया है। ये संवैधानिक निर्देश तो हैं, पर क्या हकीकत में हर अल्पसंख्यक बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मौका मिल पाता है? ये आज भी एक बड़ी चुनौती और बहस का विषय है। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। संवैधानिक प्रावधानों का होना एक महत्वपूर्ण पहला कदम है, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर सफल कार्यान्वयन एक निरंतर प्रयास और राजनीतिक इच्छा शक्ति की मांग करता है। ये मुद्दे आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। और अब आते हैं भाग 17 के अंतिम अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 351 पर। यह हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ निर्देश देता है। इसमें संघ सरकार का क्या कर्तव्य बताया गया है?
अनुच्छेद 351 संघ सरकार को एक खास और सकारात्मक कर्तव्य सौंपता है। ये कहता है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति, कॉम्पोजिट कल्चर के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। सामासिक संस्कृति, ये शब्द हमने पहले भी सुना था। इसका क्या अर्थ है यहाँ? सामासिक संस्कृति का मतलब है भारत की मिलीजुली बहुरंगी संस्कृति, वो संस्कृति जो अलग-अलग भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों के मेल से बनी है। अच्छा। तो अनुच्छेद 351 का लक्ष्य है हिंदी को एक ऐसी भाषा के रूप में विकसित करना जो इस पूरी विविधता को अपने अंदर समेट सके और उसे अभिव्यक्त कर सके, ना कि सिर्फ किसी एक क्षेत्र की भाषा बनकर रह जाए। तो हिंदी को पूरे भारत का आईना बनाने की बात है, पर यह विकास होना कैसे चाहिए? क्या इसका कोई तरीका भी बताया गया है? हाँ, अनुच्छेद 351 सिर्फ लक्ष्य ही नहीं बताता, बल्कि उस तक पहुंचने का रास्ता भी सुझाता है। ये कहता है कि हिंदी का विकास करते समय उसकी मूल प्रकृति, उसके स्वाभाविक स्वरूप मतलब जीनियस में हस्तक्षेप नहीं करना है, बल्कि उसे हिंदुस्तानी, जो कि आम बोलचाल की हिंदी उर्दू का मिला-जुला रूप था और गांधी जी जिसके पक्षधर थे, और 8वीं अनुसूची में शामिल भारत की अन्य भाषाओं में इस्तेमाल होने वाले रूपों, शैलियों और पदों, शब्दों को आत्मसात करते हुए अपनी समृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी हिंदी को दूसरी भारतीय भाषाओं से शब्द और मुहावरे लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और आगे ये भी कहा गया है कि जहां जरूरत हो, हिंदी अपनी शब्दावली के लिए मुख्य रूप से संस्कृत और गौण रूप से अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करे। तो ये एक समावेशी दृष्टिकोण है। अपनी जड़ों संस्कृत से भी जुड़ना है और साथ ही देश की अन्य भाषाओं से भी पोषण प्राप्त करना है। तो ये अनुच्छेद हिंदी को एक बंद शुद्धतावादी भाषा के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक खुली, ग्रहणशील, लगातार विकसित होने वाली और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ मिलकर चलने वाली भाषा के रूप में देखता है। आपने बिल्कुल सही समझा। लक्ष्य था हिंदी को एक संपर्क भाषा, एक जोड़ने वाली भाषा बनाना जो भारत की विविधता का सम्मान करे और उसे दर्शाए, ना कि उसे अन्य भाषाओं से अलग थलग या उन पर हावी होने वाली भाषा बनाना। तो आज हमने संविधान के भाग 17 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर नजर डाली। ये स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने राजभाषा के जटिल मुद्दे पर बहुत गहराई से विचार किया था। उन्होंने संघ की भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने, अंग्रेजी के प्रयोग को व्यावहारिक रूप से जारी रखने, क्षेत्रीय भाषाओं को उनका उचित स्थान देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश की। निश्चित रूप से ये प्रावधान केवल कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ये एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक समझौते का दस्तावेज है। इनमें हमें दूरदर्शिता भी दिखती है और लचीलापन भी। आयोगों के गठन, संसदीय निगरानी, विशेष निर्देशों और संशोधनों की गुंजाइश, ये सब दिखाता है कि संविधान निर्माता जानते थे कि भाषा का सवाल कोई एक बार में हल हो जाने वाला मुद्दा नहीं है। सही कहा। बल्कि ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिस पर लगातार ध्यान देने और समायोजन करने की जरूरत होगी। वे इसे एक यात्रा की तरह देख रहे थे, किसी अंतिम मंजिल की तरह नहीं। और ये यात्रा आज भी निर्भर रूप से जारी है, अपनी चुनौतियों और सफलताओं के साथ। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। संविधान ने हिंदी के प्रसार और विकास के लिए अनुच्छेद 351 और भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 350 क जो दिशा निर्देश दिए थे, आज़ादी के इतने दशकों बाद हम उन लक्ष्यों के कितने करीब पहुंच पाए हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारी भाषा नीतियां संविधान की उस सामासिक संस्कृति की भावना को मजबूत कर पाई हैं, या कहीं अनजाने में दूरियां बढ़ी है? इस पर विचार करना हम सबके लिए जरूरी है।